स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। GDS टू MTS का उत्तर प्रदेश सर्कल का 2020 का क्वेश्चन पेपर करेंगे हम इस वीडियो में। डिपार्टमेंट और जीके के सभी क्वेश्चंस को किया जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं। आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज हमें कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स विद सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और रेगुलर क्लासेस में आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें आपके जितना भी सिलेबस बनता है उसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उसमें वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, डेली आपका एग्जाम होता है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करवाए जाते हैं और साथ में 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स आपको मिल जाती हैं। तो इस तरह से कुछ तैयारी रहती है तो आप बहुत ही आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो GDS टू MTS उत्तर प्रदेश 2020। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का एन ऑफिस established at headquarter of a postal circle which deals with unclaimed and refused articles and articles without address or incomplete address is called as सर्किल के मुख्यालय में स्थित एक कार्यालय जो ऐसी डाक वस्तुओं का निपटान करता है जिन पर किसी का दावा न हो, मतलब वो क्या है, अनक्लेम्ड है, लावारिस है। दूसरा यहाँ पे जिन्हें उन्हें लेने से इनकार कर दिया जा चुका है, यानी कि रिफ्यूज्ड है, मना कर दिया है लेने से प्राप्त करता है, जिस पर किसी का पता ना हो। ठीक है, किसी का पता मतलब उसमें कोई भी एड्रेस नहीं लिखा हुआ है ढंग से, या फिर जो पता लिखा हुआ है वो अस्पष्ट है, अधूरा है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के जितने भी आर्टिकल्स रहेंगे आपके, उनके साथ डील करने वाले पोस्ट ऑफिस को क्या कहा जाता है? नोडल पोस्ट ऑफिस, रिटर्न लेटर ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस या फिर हेड रिकॉर्ड ऑफिस। तो इसको कहा जाता है पुनः प्रेषण केंद्र, रिटर्न लेटर ऑफिस इसको कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, रिटर्न लेटर ऑफिस क्या होता है? तो एक ऐसा ऑफिस जो आपके कहाँ पे स्थित होता है, पोस्टल सर्कल के हेडक्वार्टर में स्थित होता है, जो अनक्लेम्ड, रिफ्यूज्ड या फिर इनकम्प्लीट और अनडिसाइफरेबल एड्रेस वाले आर्टिकल्स के साथ डील करता है, उसको क्या कहते हैं? आपका पुनः प्रेषण केंद्र या रिटर्न लेटर ऑफिस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके से, बैग यूज्ड टू एनक्लोज सेवरल बैग्स सेंट टू द सेम ऑफिस और सेक्शन देयरबाय अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू देम इज कॉल्ड। एक बैग जिसका उपयोग एक ही कार्यालय अनुभाग को भेजे गए बहुत सारे थैलों को रखने के लिए किया जाता है ताकि वे सुरक्षित रहें, उसको क्या कहा जाता है? मान लीजिए एक कार्यालय है, ठीक है, कि आपका कोई अनुभाग है या कार्यालय है, उसको भेजने के लिए बहुत सारे बैग हैं आपके पास, तो उसको क्या है, उन सभी बैग्स को एक बड़े बैग में बंद किया जाता है। इस तरह से एक बड़ा बैग होगा, इसमें सभी बैग को बंद करके भेजा जाएगा, ऊपर सील वगैरह लगा के भेजा जाएगा ताकि रास्ते में वो बिखरे ना, ठीक है, बार बार उनकी इंस्पेक्शन ना करनी पड़े। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इस बड़े बैग में बंद किया जाता है। तो हमें बताने इस बड़े बैग को क्या कहा जाता है? पैकेट बैग, इंश्योर्ड बैग, ट्रांजिट बैग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा सी, इसको ट्रांजिट बैग कहा जाता है, पारवहन थैला कहा जाता है। A post office which is situated on a line of through mail communication and receives and sort bags intended for offices in advance without opening them is called एक डाकघर जो किसी सीधी संचार लाइन पर स्थित होता है और जहां के आगे के डाकघरों के लिए आए थैलों को प्राप्त किया जाता है और बिना खोले छांटे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिट मेल ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ट्रांजिट सेक्शन या फिर ट्रांजिट ऑफिस। तो क्या कहा जाता है इसको? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा डी, ठीक है, ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए आपका कोई हेड ऑफिस है, ठीक है, कोई भी आपका पोस्ट ऑफिस है, ये दूसरा पोस्ट ऑफिस है। अब ये दोनों सीधी संचार लाइन पर स्थित है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपके जो डाक बैग हैं वो बहुत सारे डाकघरों के लिए जो यहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए इन 3 डाकघरों के लिए, पोस्ट ऑफिसेज के लिए आपके पास यहाँ पे बैग्स प्राप्त हुए हैं। अब ये क्या करता है, ये आपके पास ये वाला सब ऑफिस है, मान लीजिए सीधी संचार लाइन पर स्थित है, तो ये क्या कर रहा है, ये वाला इसको भेज देगा, इन जो पोस्ट ऑफिसेज के बैग है इनको भी इसे ही भेजेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इस डाकघर में इनके लिए जो आए बैग होते हैं उनको छांटा जाता है, ठीक है, कौन सा नाम उनके ऊपर बाहर लिखा होता है उसी के हिसाब से छंटाई करके इनको आगे भेजता है। मतलब कि डायरेक्ट यहाँ से इनको नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है, इसको कैसे भेजे जाएंगे, इनको इसके जरिए भेजे जाएंगे, ठीक है, इस डाकघर के जरिए इनको भेजे जाते हैं। तो इस डाकघर को ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है। ये सीधी संचार लाइन पर स्थित होता है और जहां पर आगे के डाकघरों के लिए आए थैलों को प्राप्त किया जाता है और बिना खोले छांटा जाता है। इन डाकघरों के लिए जो आए थैले हैं उनको प्राप्त करेगा, बिना खोले छांटेगा। तो इस कार्यालय को क्या कहा जाता है? ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है। चलिए आगे आपके पास, जर्नी परफॉर्म्ड बाय ए सेट ऑफ सेक्शन ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड इट्स ऑफ बीट टू अनदर इज कॉल्ड। काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के एक सेट द्वारा
अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जाने वाली यात्रा को क्या कहा जाता है? सेक्शन, ट्रिप, फीट या फिर सोर्टिंग? तो क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास बी, ट्रिप कहा जाता है, फेरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्टर आफ्टर बीइंग सुटेबली पैक्ड? निम्न में से किसे उपयुक्त रूप से पैक किए जाने के बाद डाक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास बेबी स्नैक्स, लाइव बीज, पेट्स या फिर लाइव बर्ड्स। तो किसको किया जाता है? जीवित मधुमक्खियों को किया जा सकता है। स्पेशल एक बॉक्स बनाया जाता है, उन्हीं में रख के इनको पैक किया जाता है। ये आपकी सर्वाइव कर लेती हैं डाक के अंदर भी, क्योंकि अभी ये डाक जब भेजी जाती है तो बिल्कुल उसको पैक करके भेजा जाता है। तो बाकी आप चीज़ें भेजेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। पालतू जानवर भेजे तो मर जाएंगे, ठीक है, बर्ड मर जाएंगे, लेकिन जीवित मधुमक्खियाँ भेजी जा सकती हैं, वो नहीं मरेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, आउट ऑफ फॉलोइंग इनमें से हमें देखना है परफ्यूम्स कंटेनिंग स्पिरिट, ठीक है, मादक युक्त इत्र जो होते हैं, कैरोसिन, टिकट ऑफ लॉटरी ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, गोल्ड एंड बुलियन ऑफ 90,000 रुपीज़, विच ऑफ दीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट? कौन कौन सी चीज़ें भेज सकते हैं? पहली भेज सकते हैं परफ्यूम्स कंटेनिंग स्पिरिट, ये भेज सकते हैं। मिट्टी का तेल, ठीक है, कैरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल, इसको नहीं भेजा जा सकता है। टिकट नहीं भेज सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑथराइज की जाए गवर्नमेंट के द्वारा या ऑर्गेनाइज की जाए तब भेजी जा सकती है। और गोल्ड और बुलियंस को भी भेजा जा सकता है 1 लाख रुपए तक। तो यहाँ पे 90,000 दिया हुआ है, तो ये आपके पास कौन से हो जाएंगे? सेकंड को छोड़ के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ भेजे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी 6th की सही ऑप्शन आ जाएगी सी। अगला क्वेश्चन आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पोस्ट कार्ड्स कैन बी रजिस्टर्ड, इनको रजिस्टर्ड किया जा सकता है। पोस्ट कार्ड जो होते हैं, बिल्कुल सही है। इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर पार्सल्स अप टू 4,000 ग्राम्स, 4,000 ग्राम तक के पार्सल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मर्जी आपकी, करवाना है करवाएं, नहीं करवाना है तब भी कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। वीपी आर्टिकल्स कैन बी सेंट विदाउट रजिस्ट्रेशन। और लास्ट में बोलेगा इट एम्स टू प्रोवाइड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ कस्टम आर्टिकल्स। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें यहाँ पे बताना है विच इज़ नॉट ट्रू। तो फर्स्ट देखिए, पहली बिल्कुल सही है आपकी, दूसरे वाली भी सही है, ठीक है, और चौथे वाली भी सही है। तो गलत कौन सी है? सिर्फ तीसरी आपकी गलत है। वीपी आर्टिकल्स जो होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वो करवानी आपको पड़ेगी, वो कंपलसरी है। चलिए आगे देखते हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पोस्ट रेस्टेंट? पोस्ट रेस्टेंट के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है आपके पास, ट्रैवलर्स कैन यूज दिस सर्विस फॉर 6 मंथ्स, यात्री इस सेवा का इस्तेमाल 6 महीने तक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आर्टिकल्स आर एड्रेस्ड टू पोस्ट ऑफिस, आर्टिकल एक्सेप्ट वीपीपी कैन बी केप्ट अप टू 30 डेज, ठीक है, वीपी लेखों को छोड़कर अन्य लेखों को 30 दिनों तक रोक कर रखा जा सकता है। उसके बाद बीपी आर्टिकल्स इज कैप्टिव फॉर 7 डेज ओनली, वीपी लेख को सिर्फ 7 दिनों तक रोक के रखा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमें क्या बताना है? गलत है। तो गलत कौन सा है? यात्री इस सेवा का इस्तेमाल 6 महीने तक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यात्री इस सेवा का इस्तेमाल सिर्फ आपके 3 महीने तक कर सकते हैं। और जो भी बीपी लेख आपके होते हैं, जब भी उनको भेजा जाता है 1 महीने तक पोस्ट ऑफिस में रोक के रखा जाता है, 30 दिनों तक रोक के रखा जाता है, लेकिन वीपी लेख सिर्फ 7 दिनों तक ही रोका जाएगा। और आपके पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स को पोस्ट ऑफिस को संबोधित किया होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास से। अगला क्वेश्चन आपके पास, वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस अप टू 20-30 आवर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? 8-30 आवर्स, ठीक है, 8:30 बजे तक कैन बी डिसाइडेड बाई। रात्रिकालीन डाकघरों में रात के 8:30 बजे तक काम करने के घंटों को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ द रीजन, सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ द डिवीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास भी डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस, ठीक है। अगर किसी भी डाकघर के कामकाज के घंटों को निर्धारित करना है तो कौन करेगा? सीपीएमजी करता है। अगर उनको बढ़ाना है रात के 8:30 बजे तक, तब डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। डाकघर के कामकाज के घंटे निर्धारित कौन करेगा? हेड ऑफ सर्कल सीपीएमजी करेगा, लेकिन उनको बढ़ाने का काम डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाता है। written instructions by a customer requesting redirection of postal articles due to changes of address have to be renewed in। पते में परिवर्तन के लिखित निर्देशों को ग्राहक द्वारा कितने समय में नवीनीकृत करना चाहिए? ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 9 या फिर 1 ईयर। तो कितने समय के भीतर? 3 महीने के भीतर, ठीक है। 3 महीने के बाद ये क्या हो जाते हैं? लैप्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा है, जब भी कोई भी ग्राहक आपका क्या करता है, अपना एड्रेस चेंज करता है, कोई भी आपका व्यक्ति है वो अपना एड्रेस चेंज कर रहा है, तो वो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस देके जाता है पोस्ट ऑफिस में अपने आर्टिकल्स के वितरण के संबंधित। तो जो पते में परिवर्तन से संबंधित इंस्ट्रक्शंस वो देके जाएगा, वो 3 महीने के बाद लैप्स हो जाती हैं। 3 महीने के पहले उनको रिन्यू करवाना पड़ता है। इसलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट
अबाउट पार्सल्स। तो जो पार्सल होते हैं उनके बारे में क्या गलत है। एनीथिंग कैन बी सेंट इन अ पार्सल एक्सेप्ट आर्टिकल हुज ट्रांसमिशन इज प्रोहिबिटेड। पार्सल में कुछ भी भेजा जा सकता है सिवाय उन वस्तुओं के जिनका प्रसारण प्रतिबंधित है। बिल्कुल सही है, भेजा जा सकता है लेकिन वो क्या होने चाहिए, प्रोहिबिट नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम वेट ऑफ रजिस्टर्ड पार्सल बुकड एट बीओ इज 10 kg। बीओ में बुक किए गए पंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन 10 किलोग्राम हो सकता है। बिल्कुल सही है, 10 kg तक आप बीओ में पार्सल को बुक कर सकते हैं। मैक्सिमम वेट ऑफ पार्सल बुकड एट हेड ऑफिस एंड एड्रेस्ड टू बीओ इज 20 kg। अगर सिर्फ इतना बोलना होता मैक्सिमम वेट ऑफ पार्सल बुकड एट हेड ऑफिस इज 20 kg तब बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी आपके एचओ या एसओ में पार्सल को बुक किया जाता है किसी भी बीओ के लिए, यानी कि बीओ से उसका वितरण होना है, ब्रांच ऑफिस से उसका वितरण होना है, तब सिर्फ 10 kg तक ही उसको बुक किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। द लेंथ ऑफ पार्सल शुड नॉट एक्सीड 1 मीटर। पार्सल की लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और लंबाई प्लस जो आपकी गिर्थ होती है दोनों की, अगर कंबाइन की बात करें, दोनों के जोड़ की बात करें, तो 1.80 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपकी? वैसे ये वाली ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 10 kg तक ही आप बीओ को भेज सकते हैं, 10 kg तक ही बीओ से बुक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे बुकिंग अगर हेड ऑफिस या सब ऑफिस से कर रहे हैं बीओ के लिए तब भी वो 10 kg ही रहेगी। अगला है आपके पास मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस वैल्यू फॉर एन आर्टिकल बुकड एट बीओ इज। बीओ में बुक किए गए लेख को अधिकतम किस राशि तक बीमित किया जा सकता है? 500, 600, 20,000, 1 लाख। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, ठीक है, 600 रुपये तक ही किया जा सकता है। हेड ऑफिस और सब ऑफिस की लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए क्या होगी। चलिए अगला है आपके पास फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इज अलाउड अप टू विच वेट लिमिट। किस वजन सीमा तक नेत्रहीन साहित्य पैकेटों के मुफ्त प्रसारण की अनुमति है? जो आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं, अंध साहित्य पैकेट होते हैं, किस मैक्सिमम वेट लिमिट तक उनके लिए कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे? 4 kg, 5 kg, 7 या फिर 10 kg। तो 7 किलोग्राम तक इनको फ्री ट्रांसमिशन दिया जाता है। एयर ट्रांसमिशन फ्री नहीं दिया जाएगा, उसके लिए एयर सरचार्जेस आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर सरफेस ट्रांसमिशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें, पोस्टेज चार्जेस की, एक्नोलेजमेंट की बात करें, तो कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। अगला है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वीपीपी। निम्न में से कौन सा वैल्यू पेबल पोस्ट के बारे में गलत है? एन आर्टिकल में बी सेंट बाई बीपीपी इवन दो इट पोजेस्ड नो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू। एक लेख को वीपी लेख के रूप में भेजा जा सकता है भले ही उसका कोई आंतरिक मूल्य ना हो। बिल्कुल सही है। द सेंडर हैज़ टू डिक्लेयर दैट आर्टिकल इज सेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बोनाफाइड ऑर्डर रिसीव्ड बाई हिम। प्रेषक को यह घोषित करना होगा कि ये जो वस्तु उसके द्वारा भेजी जा रही है वो प्रमाणित आदेश के निष्पादन में भेजी जा रही है, यानी कि उसको ऑर्डर प्राप्त हुआ है, बोनाफाइड ऑर्डर उसके पास होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रिमिटेड टू सेंडर पर आर्टिकल इज 5,000। प्रति लेख प्रेषक को प्रेषित की जा सकने वाली अधिकतम राशि 5,000 है, जो कि गलत है। सॉरी, यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। वीपी में सीओडी में 50,000 होती है, वीपी में आपकी कितनी होती है? 5,000 ही होती है। उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स, बॉन्ड्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, प्रोमिसरी नोट्स, रेलवे गुड्स एंड पार्सल रिसिप्ट्स और ऑर्डिनरी बिल्स फॉर कलेक्शन में नोट बी सेंट एज बीपी आर्टिकल। तो ये गलत है, ठीक है। जो भी कानूनी दस्तावेज होते हैं, बॉन्ड होते हैं, बीमा पॉलिसियाँ होती हैं, वचन पत्र जो होते हैं, पार्सल रसीदें, इन तरह की सारी चीज़ें वीपी ले के रूप में भेजी जा सकती हैं। तो यहाँ पे आपकी कौन सी ऑप्शन गलत हो जाएगी? इनकरेक्ट पूछी गई है, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपकी गलत है। अगला क्वेश्चन आपके पास डीमर्ज चार्ज ऑन वीपी आर्टिकल इज रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी आफ्टर हाउ मैनी डेज। वीपी लेख पर विलंब शुल्क कितने दिनों बाद प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाएगा? अब क्या होता है, कई बार पूछा जाता है कितने दिनों के बाद, कई बार पूछा जाता है कौन से दिन से। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 4 दिन, 6 दिन, 7 या फिर 10 दिन। तो कितने दिनों के बाद? 7 दिनों के बाद लेना शुरू कर दिया जाता है। अगर पूछा गया होता कौन से दिन, तब से क्या हो जाना था आपका? 8वें दिन से लेना शुरू किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स डिस्पैच्ड थ्रू इंश्योर्ड पोस्ट इज हाउ मच। बीमित डाक द्वारा भेजे जा सकने वाले करेंसी नोटों का अधिकतम मूल्य कितना है? 5,000, 10,000, 20,000 या फिर 1,00,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी, ठीक है। 20,000 रुपये तक आप करेंसी नोट जो है इंश्योर्ड करवा के आर्टिकल के जरिए भेज सकते हैं।
रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस्ड टू अ डिसीज्ड पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज बीच ऑफ दी फॉलोइंग। एक मृतक व्यक्ति को संबोधित एक पंजीकृत वस्तु को निम्न में से किसके रूप में माना जाएगा? अनक्लेम्ड आर्टिकल, रिफ्यूज्ड आर्टिकल की तरह, एड्रेसी नोट फाउंड की जैसे प्राप्तकर्ता नहीं मिला है उस तरह से माना जाएगा, डिसाइडेड बाई पोस्ट मास्टर या फिर पोस्ट मास्टर के द्वारा जैसे तय किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास एज अनक्लेम्ड आर्टिकल, लवारिस लेख के रूप में उसको माना जाएगा। वितरण कैसा होगा, किसके डिस्क्रिप्शन पर होगा और कौन कौन सी कंडीशंस है उसमें, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कर लेना, अच्छे से पूछे जाते हैं बार बार। चलिए अगला है आपके पास, इन केस ऑफ पोस्ट बॉक्स पोस्ट मास्टर विल इशू अ नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इफ द रेंटर डज नॉट क्लियर इट फॉर हाउ मैनी डेज। पोस्ट बॉक्स के मामले में पोस्ट मास्टर पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस जारी करेगा यदि किराएदार इसे कितने दिनों तक साफ नहीं करता है। अब साफ करना मतलब उसकी साफ सफाई करने से नहीं है, उसमें जो लेटर्स डालने हैं वो नहीं निकालता है। अब मान लीजिए कोई रेंटर है मेरे जैसा, उसने क्या किया, पोस्ट बॉक्स किराए पर ले लिया, आर्टिकल्स उसके पोस्ट बॉक्स में डालने, लेटर पोस्ट बॉक्स में डाले जा रहे हैं लेकिन वो उनमें से निकालता नहीं है, उनकी निकासी नहीं करता है। ऐसी स्थिति में 7 दिन के बाद क्या करता है पोस्ट मास्टर, उसको एक नोटिस भेजता है। और कैसे भेजता है? रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए। ये पूछा जाता है कैसे भेजेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, बीमित पोस्ट, कैसे भेजेगा? रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए, पंजीकृत डाक के जरिए भेजेगा। और दूसरा कितने दिनों के बाद? 7 दिनों के बाद भेजेगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं करता तो पोस्टमैन के जरिए वितरण उनका किया जाता है, अगर ऐसा निर्देश दिया गया हो, या फिर सेंडर को लौटाया जाएगा, वो बाद की बात है, लेकिन 7 दिन के बाद वो ये वाला नोटिस भेजेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास बी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बीच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। निम्न में से कौन पंजीकृत समाचार पत्र के संबंध में सही नहीं है? इट शुड हैव अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो जो भी आपके पंजीकृत समाचार पत्र होते हैं जब भेजे जाते हैं उसके लिए एक बोनाफाइड लिस्ट होनी चाहिए, प्रमाणित सूची होनी चाहिए ग्राहकों की कि इन ग्राहकों को भेजे जाने हैं। इट इज़ रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ एरिया वेयर न्यूज़पेपर इज टू बी पब्लिश्ड। जहां पर समाचार पत्र प्रकाशित किया जाना है वहां के डाक अधीक्षक या वरिष्ठ अधीक्षक के कार्यालय में ये पंजीकृत होने चाहिए। बिल्कुल सही है, रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ चार्ज, ये भी सही है। न्यूज़पेपर शुड बी पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 30 डेज। समाचार पत्र अधिक से अधिक 30 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए, ये गलत है। 31 डेज के अंतराल पर प्रकाशित होना चाहिए। डी ऑप्शन आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास डी। अगला क्वेश्चन आपके पास, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी कलेक्टेड आफ्टर डिलीवरी ऑफ सीओडी आर्टिकल इज कैश ऑन डिलीवरी। आर्टिकल आपने भेजा है, एड्रेसी से मैक्सिमम कितने पैसे कलेक्ट किए जा सकते हैं? मैक्सिमम आप सीओडी आर्टिकल कितने रुपए के लिए भेज सकते हैं? 10,000, 20,000, 40,000 या फिर 50,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास डी, ठीक है। आप इसको 50,000 रुपये तक भेज सकते हैं। वीपी ले को सिर्फ 5,000 रुपये तक भेजा जा सकता है, दोनों में फ़र्क ध्यान रखना। अगला है आपके पास, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर टू फीमेल लाइव्स इन विच ईयर। डाक जीवन बीमा किस वर्ष महिला जीवन के लिए विस्तारित बीमा किया गया, ठीक है। इसको कब विस्तारित किया गया, या फिर फीमेल जो भी कर्मचारी थे उनके लिए कब बढ़ाया गया? क्योंकि जब इसकी शुरुआत की गई तो सिर्फ मेल्स के लिए था, फीमेल्स के लिए नहीं था। बाद में इसको फीमेल्स के लिए भी बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया? 1884, 1894, 1974 या फिर 1986। तो कब बढ़ाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास भी 1894 में बढ़ाया गया, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? पीएलआई की 1 फरवरी 1884, दोनों पूछी जाती है। और आरपीएलआई की 1995 में हुई थी। कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई थी? मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए आगे आपके पास, बट इज मनी बैक पॉलिसी ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कॉल्ड। डाक जीवन बीमा की मनी बैक पॉलिसी जो है उसको क्या कहा जाता है? एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस कहा जाता है। मैंने बता दिया क्या नाम होता है उसका, वो आपको बताना है। सुरक्षा, संतोष, मंगल या फिर सुविधा। तो क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास सी, ठीक है। इसको मंगल कहा जाता है, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस कहा जाता है। समय समय पर आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स मिलती हैं, कितनी कितनी मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 प्रकार की होती है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस। तो कितने कितने समय के बाद कौन सी पॉलिसी में आपको मिलेगी मनी बैक, तो वो आपको देख लेनी है। चलिए आगे आपके पास, इन केस ऑफ केवीपी, केवीपी क्या होते हैं? किसान विकास पत्र। द अमाउंट इन्वेस्टेड प्रेजेंटली डबल्स इन हाउ मैनी ईयर्स। केवीपी के मामले में वर्तमान में निवेश की गई राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? 120, 124, 130 महीने या फिर 132 मंथ्स। हो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ये होगा आपके पास बी, ठीक है। 124 मंथ्स में ये दोगुनी हो जाती है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी।
अगला है आपके पास इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट पार्शियल विड्रॉल ऑफ 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज अलाउड एट विच स्टेज। सुकन्या समृद्धि खाते में किस स्तर पर बकाया राशि के 50% की आंशिक निकासी की अनुमति है। ऑप्शन आपके पास अकाउंट होल्डर अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ पे 18 वर्ष जब एज हो जाती है अकाउंट होल्डर की, अकाउंट होल्डर मतलब कि वो जो लड़की है उसकी एज अगर 18 साल हो जाती है, खाता खुलने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ उसकी जो एज है प्रेजेंट में वो 18 ईयर्स हो चुकी है, तब वो 50% जो भी राशि है एसएसए के अकाउंट में उसका 50% वो ले सकते हैं। अकाउंट होल्डर अटेनिंग 21 ईयर्स ऑफ एज, तो ये गलत है, ठीक है, 50% तो आप 18 ईयर्स के ऊपर ही ले सकते हैं। मैरिज ऑफ अकाउंट होल्डर, ठीक है, या फिर ऑल दी अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का सी आंसर आएगा आपके पास से अकाउंट होल्डर अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज, तो 50% ले सकते हैं। मैरिज के समय आप ले सकते हैं, इसमें क्या कंडीशन है कि आप या तो 3 महीने बाद में लेंगे या 1 महीना पहले लेंगे शादी से, ठीक है, तब मिल जाती है। अब शादी की एज भी बढ़ चुकी है, पहले 18 वर्ष या फिर मैरिज आता था इकट्ठा, अब 21 ईयर्स हो चुकी है, तो थोड़ा उसमें देख लेना, कंफ्यूज मत होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 1 माई स्टैम्प शीट कंटेन्स हाउ मैनी स्टैम्प्स। एक माई स्टैम्प शीट में कितने डाक टिकट होते हैं, 10, 12, 18 या फिर 24, तो कितने होते हैं, 12 होते हैं। और हर एक स्टैंप का कितना मूल्य होता है, 5 रुपये होता है। इसको बनवाने में जो टोटल खर्चा आएगा वो 300 रुपीज़ होता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ये आधारित हो सकता है, आप अपनी फ़ोटो भी दे सकते हैं, ठीक है। डाक टिकट आपके नाम की भी बन जाएगी, लेकिन ध्यान रखना स्टैंप वो ज़ोर से लगाई जाती है डाक टिकट के ऊपर, तभी देना अपनी फ़ोटो। चलिए अगला है आपके पास, अंडर BNPL स्कीम अ बल्क कस्टमर इज डिफाइंड एज एनीवन हु प्रोवाइड्स मंथली बिजनेस ऑफ। BNPL योजना के तहत एक थोक ग्राहक को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मासिक कितना व्यवसाय प्रदान करता है, 10,000, 20,000, 40 या फिर 50,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास से 10,000 रुपये। यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या चीज़ है, एक अपने 10,000 पड़ा है BNPL में, एक पड़ा है 50,000। 10,000 उसके लिए है जो आपका वल्क कस्टमर है। वल्क कस्टमर उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो 1 माह में, 1 महीने में आपका 10,000 रुपये से अधिक का स्पीड पोस्ट बिजनेस देता है। और 50,000 कहाँ पे होगा, जब डिस्काउंट की बात आए, जब छूट की बात आए, डिस्काउंट तभी मिलेगा 1 माह में आपका जो व्यवसाय है स्पीड पोस्ट का 50,000 रुपये से अधिक होना चाहिए, तब आपको डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपके पास, ए, ठीक है। 10,000 रुपये वाला अगर कोई भी है तो उसको क्या कहा जाएगा, थोक ग्राहक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस अंडर दी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा की अधिकतम राशि कितनी है, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1,80,000 या फिर 2 लाख रुपए। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, 2 लाख रुपए है। पहले इसका जो प्रीमियम था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वो कितना था, 12 रुपये था, अभी कितना हो गया है, 20 रुपये हो गया। और दूसरे का 330 था, अभी कितना है, 436 हो गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के एग्जाम के लिए, देखना पूछे जाएंगे। आगे आपके पास मेल ऑफिस डील्स विद कंटेंट्स ऑफ मेल बैग्स एड्रेस्ड टू देम एंड विद क्लोज्ड फॉरवर्ड बैग्स इज कॉल्ड एज। फॉरवर्ड बैग्स क्या होते हैं, जो आगे भेजे जाने वाले हैं, ठीक है, उनको कहते हैं फॉरवर्ड बैग्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक डाक कार्यालय जो उन्हें संबोधित, यानी कि डाक कार्यालय को जो संबोधित बैग हैं, थैले हैं, उनकी सामग्री और फॉरवर्ड बैग से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है, ट्रांजिट सेक्शन, ट्रांजिट मेल ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस या फिर सॉर्टिंग मेल ऑफिस। तो उसको कहा जाता है छंटाई डाक कार्यालय, सॉर्टिंग मेल ऑफिस, ठीक है। और ये आपका इसका एक और भाई होता है, वो कौन सा है, ट्रांजिट मेल ऑफिस। दोनों को मेल ऑफिस के ही पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डी, ठीक है, सॉर्टिंग मेल ऑफिस आ जाएगा, छंटाई डाक कार्यालय इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज कैन एक्सचेंज मेल विद अदर कंट्रीज एंड वर्क एज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। निम्न में से कौन सा कार्यालय अन्य देशों के साथ डाक का आदान प्रदान कर सकता है और विनिमय कार्यालय के रूप में कार्य कर सकता है। पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन, पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, सेक्शन और रिकॉर्ड ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस और सेक्शन। तो हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, एक आपका क्या हो सकता है, डाकघर, छंटाई कार्यालय अनुभाग जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है, उसको विनिमय कार्यालय के रूप में कहा जाता है, माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास 29 का ए। अब यहाँ पे अगर आपने अच्छे से हर लाइन को नहीं पढ़ा है तो आप इसमें फंसेंगे। इन तीनों को डाकघर हो सकता है, वो सॉर्टिंग ऑफिस हो सकता है, वो अनुभाग हो सकता है जो डाक का आदान प्रदान कर रहा है विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ, उसको ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, विनिमय कार्यालय कहा जाता है।
चलिए डिपार्टमेंट का लास्ट ही ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पार्सल बैग। पार्सल बैग के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। इट कंटेन्स ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पार्सल, वीपी पार्सल एंड इंश्योर्ड बैग। इसमें साधारण पंजीकृत पार्सल, बीपी पार्सल, वैल्यूएबल पार्सल, बीमाकृत बैग शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है, ये सारे होते हैं। इट कंटेन्स पार्सल लिस्ट इन विच रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्सल मेल आर एंटर्ड। इसमें एक पार्सल सूची होती है जिसमें क्या होता है, आपके जितने भी पंजीकृत पार्सल होते हैं उनकी एक सूची होती है, वो दर्ज किए होते हैं। दी आर नोट ड्यू बैग्स, ये ड्यू बैग्स नहीं होते हैं, दे थैले नहीं होते हैं, अपेक्षित नहीं होते हैं। ऑल दी अबव 30th की सही ऑप्शन आएगी डी, ये सभी सही है। ठीक है, ड्यू बैग और अनयूजुअल बैग मैंने बड़ी बार बता दिया। ठीक है, अपेक्षित थैले क्या होते हैं, ड्यू बैग्स क्या होते हैं, जिनको आपको समय समय पर बनाना होता है या डेली बना के भेजना होता है, चाहे उसमें भेजने के लिए कुछ भी हो ना हो। जैसे अकाउंट बैग होता है, तो देखा होगा आपने, अकाउंट बैग को डेली भेजा भी जाता है, रिसीव भी किया जाता है, चाहे आपकी डाक आए ना आए, वो ज़रूर आएगा, वो ज़रूर आपको भेजना है, तो उसको ड्यू बैग कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, पार्सल बैग, डे बैग नहीं है। मतलब क्या है, जब ज़रूरत होगी तभी इनको बनाया जाएगा। सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ। राज्यसभा के सदस्य कितने कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 या फिर 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास डी, 6 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। 1/3 सदस्य आपके हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। इस तरह से आपके जो भी सदस्य चुने गए होते हैं, हर 6 साल बाद सारे के सारे रिटायर हो जाते हैं। चलिए आगे आपके पास इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। जो प्रेजेंट में आपका प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास से। ठीक है, 30 सेकंड की, सॉरी ए नहीं बी, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपके पास बी, प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्रधानमंत्री होता है मौके का, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला है आपके पास, विच इज़ दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय, नीलगिरी, अरावली या फिर विंध्याचल, कौन सी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास सी। ठीक है, अरावली है आपकी सी ऑप्शन से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर वीविंग कारपेट्स। निम्न में से कौन सा राज्य कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास बी, J&K है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ द अदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। पीर पंजाल, उसके बाद है शिवालिक, सह्याद्री या फिर माल्याद्री। तो क्या है आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास सी, इनको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपके पास, बड़ी सी मिनिमम एज ऑफ फॉर दी इलेक्शन टू दी लोकसभा। लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 या फिर 35 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगला है आपके पास, ऑफ दी फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मर्टर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। निम्न में से किसे 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, मंगल पांडे या फिर बहादुर शाह जफर। तो मंगल पांडे जी को माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा सी। आगे आपके पास, ऑफ द फॉलोइंग बाजी लीडर ऑफ बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह का नेता किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपके पास हिंदू, ठीक है, उसके बाद है महात्मा गांधी, उसके बाद है ज्योतिबा फुले या फिर सरदार पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा डी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाई द लैक ऑफ विच विटामिन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो रतौंधी रोग जो है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो यही ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज पर फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। 0 डिग्री, 32 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 212 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी आएगा, 32 डिग्री ठीक होता है फारेनहाइट स्केल पर। तो यह था हमारे पास उत्तर प्रदेश सर्कल का। तो अगर आपको इन सभी क्वेश्चन में से अगर जितने हमने कर लिए, कितने 40 हमने कर लिए, ठीक है, 40 क्वेश्चन हमने किए। 40 में से अगर आपको 38 क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं अच्छे से आते हैं, उससे भी कम आते हैं, तो आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है। आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। 40 में से 40 आ रहे हैं, तब आप सोचिए आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, वरना आप भूल जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। और बाकी रेगुलर क्लासेज में जुड़ जाना है आपको, तो हमारे साथ जुड़ के इनकी तैयारी और भी अच्छे से कर लेनी है। आपको 40 में से 40 क्वेश्चन आते होंगे एग्जाम में, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता। और मैथमेटिक्स की तैयारी आपकी अलग से करवाई जाएगी, उनमें भी कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे से, तो ज़रूर आपको हमारी क्लासेस में जुड़ जाना है। इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे, तो आपको उसका लाभ जरूर उठा लेना है। थैंक यू।